हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर बीपीएससी का प्रीवियस पेपर, जो कि इस बार हुआ था पहली वाली वैकेंसी में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आज जेएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रियल क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेपर 2 है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा पेपर है, बता दिया करिए। तो ये पेपर नंबर 2 है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रियल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसके पहले मैं कई सारे पार्ट करा चुके हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं, पिछले पार्ट हज़ारों लोग देख भी रहे हैं वहाँ पर। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी पार्ट आप वहाँ से देख सकते हैं लिंक से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, मैं आगे बताता भी जाऊँगा कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको कवर करना है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि विद्युत विभव हम किससे मापते हैं? तो फ्रेंड्स, ये मापते हैं वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि पोटेंशियोमीटर से हम क्या मापते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना है और देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अब देखो फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना। आप कहेंगे कि यहाँ पर आप 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, वहाँ 5 आते हैं। तो देखो, बाकी के भी 5 यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं जो पेपर में थे। मैं आपको 3 इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इतने में हमारा आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं नीचे वाले भी दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 18 नंबर है। और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ऐसे। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदैव सदिश राशि होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो सदिश, इसकी एक दिशा होती है। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। और अदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, तो वो अदिश होता है। लेकिन इसका राइट क्या होगा? ये 20 सदिश। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। इसमें देखो, यहाँ पर कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? देखो, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन ए और बी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति धरती पर है, वो सबसे ज्यादा यानी कि अधिक भार किस स्थिति में धकेल पाएगा? तो ये कैसे धक्का दे पाएगा? तो ये धकेल पाएगा खड़े होने की स्थिति में। जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा यहाँ पर, तो वो किसी भी चीज को ज्यादा तेजी से धकेल पाएगा, धक्का लगा पाएगा। ठीक है, बैठने की स्थिति में नहीं कर पाएगा। बैठ के आप देखना, कहीं पर आजमा लीजिएगा, तो बैठ के आप उतना जोर का धक्का नहीं दे पाएंगे। जमीन पर लेटकर भी उतना नहीं दे पाएंगे जितना कि आप खड़े होकर देख पाएंगे। तो राइट ऑप्शन बी। अगला, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। और 20 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन है? यानी कि जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं रंगों को, तो सबसे ज्यादा जो विचलित होता है रंग, वो हमारा कौन सा रंग विचलित होता है? तो आप जानते हैं ये है बैगनी रंग। ठीक है, तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। अगर मैं यहीं पर ये पूछ लूं कि सबसे कम, अब देखो इस बार तो पूछ लिया कि सबसे ज्यादा परिवर्तित अपवर्तित कौन होता है। अब हो सकता है अगली बार ये कर दे कि सबसे कम अपवर्तित कौन होता है, तो आपको बताना है कि नहीं, सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है। तो ये जो विचलित होता है वहां पर कौन सा कलर होता है, आपको बताना है। और मैं हिंट के लिए बता देता हूँ, इसकी वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, जो आंसर आप बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में सबसे कम विचलित रंग कौन सा होता है, और इसीलिए सिग्नल में यूज करा जाता है। अब कौन सा रंग है आपको बताना है। अगला देखो 21 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? यानी कि मान लो कि यहाँ पर एक बर्तन है और इस बर्तन में मिट्टी का तेल भरा हुआ है पूरा, और यहाँ पर हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और छोड़ दिया इस पे। तो जब बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से इसमें पिघल जाएगा, तो इसकी जो सतह होगी वो क्या हो जाएगी? तो सतह फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इसका जो सतह होगा वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, यानी कि सतह जो होगी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। हमारे किसी एक व्यूअर्स ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था वहाँ पर, इसकी जवाब भी दिया था। ऐसा एक क्वेश्चन आया था शायद बीच में कहीं पर, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताया था। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। तो ये क्या होता है, घनत्व की वजह से होता है। इस वजह से इसका जो लेयर है वो कम हो जाएगा, इसकी सतह कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 में देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? देखो, आपको पता है कि 7 से जो भी ज्यादा होता है, 7 से जो ज्यादा होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है हमेशा? 7 से अगर ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। लेकिन अगर केवल 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह क्या रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है
कि पीएच मान 7 से ज़्यादा है, यानी कि कहना चाहता है कुल मिला के कि क्षारीय कौन-सा है इनमें से। तो राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स रक्त प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो कि क्षारीय होता है। अब देखो यहाँ पर जो रक्त होता है, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ये होता है 7.4, ठीक है? अब कहीं पर ऐसा भी होता है 7.3 भी लिखा मिल सकता है, तो आप ये मान के चलना इतना ही लगभग होता है, ठीक है? अब नींबू का पीएच मान कितना होता है? आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। देखते हैं किनका जवाब सही आता है, तो इसका राइट बी हो जाएगा। अगला 23 नंबर पे अगला है सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? यानी कि जो नेत्र लेंस होता है हमारा, उसकी नाभिक से दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी होती है फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ऐसे आप याद रख लेना। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? यानी कि शुष्क जो बुझा हुआ चूना है, तो अगर बुझे हुए चूने से हम क्लोरीन की कराते हैं, क्या रिएक्शन करवाते हैं, तो कौन सा पदार्थ बन करके तैयार होगा? तो ये फ्रेंड्स बन के तैयार होगा विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, आज का हमारा 25 नंबर है, और 25 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि माता-पिता से संतति में लक्षणों, संतति मतलब कि संतानों में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी जो गुण हैं, कोई भी लक्षण हैं मम्मी-पापा के, वो उसकी संतान पर पहुँच जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फ्रेंड्स आनुवांशिकता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। यानी कि देखा होगा आपने कि माता-पिता, जैसे पिता की जो बाल हैं, किसी-किसी घुंघराले होते हैं, तो बच्चे के भी वैसे ही हो जाते हैं। या फिर कलर जो होता है, वो माता या फिर पिता के हिसाब से हो जाता है, तो ये आनुवांशिकता ही है, क्योंकि ये लक्षण हैं जो पहुँच जाते हैं उनके बच्चों में, तो आनुवांशिकता के कारण पहुँच जाते हैं, एक प्रक्रिया कहलाती है। अगला 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है? क्योंकि छोटा करना ज़रूरी है। अब कह रहा है यहाँ पर 26 में ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि ओम का जो नियम है, उसका अगर हमें वेरीफाई करना है, उसका प्रूव करना है, तो हमें कौन-सी चीज़ को याद रखना होगा? तो फ्रेंड्स हमें ये याद रखना होगा कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाएँ और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। यानी कि जब भी हम अमीटर लगाते हैं तो हमें श्रेणी क्रम में लगाना होगा, और श्रेणी क्रम में लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर ये होता है कि वहाँ पर धारा की जो वैल्यू हो वो समान होती है, और जबकि वोल्टमीटर में क्या होता है, यानी कि समांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो समान हो जाता है, यानी कि एक जैसा रहता है। तो घरों में जो वायरिंग होती है हम सब लोगों के, वो किस में होती है? ये होती है समांतर क्रम में कराई जाती है, ताकि अगर मान लो कि यहाँ पर एक बल्ब लगा है, यहाँ पर एक बल्ब लगा है, और अगर ये वाला बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया, तो दूसरा वाला जलता रहेगा। लेकिन अगर हम उसको श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, तो मान लो कि श्रेणी क्रम में हमने लगा दिया, तो क्या होगा कि अगर ये बल्ब फ्यूज़ हो गया तो करंट आगे नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से सारे के सारे जो बल्ब हैं वो बुझ जाएँगे। तो इस वजह से क्या होता है कि श्रेणी क्रम में नहीं होती है इसकी वायरिंग, समांतर क्रम में होती है। तो समझ गए आप? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है, कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, यानी कि HCl जो है उसको अगर हम मिला देते हैं लोहे के बुरादे में, तो डालने से क्या होगा? कौन सी प्रतिक्रिया होगी? तो ये होगा फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी कि आयरन क्लोराइड बनेगा, उसके साथ-साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा 27 का, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है नेक्स्ट कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, यानी कि सबसे अच्छी विधि कौन-सी है अगर हमें बाढ़ को रोकना है? तो ये है फ्रेंड्स वनोरोपण। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाते हैं नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? यानी कि कह रहा है कि कोई खाने वाली पीने वाली जो चीज़ें होती हैं, उस पर जिंक ना लगा कर के हम लगाते हैं टिन, टिन की लेयर करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। यानी कि जब रिएक्शन करेगा तो जिंक जल्दी रिएक्शन कर लेगा, जिससे हमारा खाना जल्दी खराब हो जाएगा, और जबकि टिन होता है, टिन बाद में रिएक्शन कर पाएगा, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। तो इस वजह से खाना हमारा काफ़ी समय तक सही रहेगा, खराब नहीं होगा। तो इस वजह से वहाँ पर टिन का जो लेप है वो किया जाता है बर्तनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आज का हमारा 30 नंबर है, और 30 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन-सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा जो कार्य किया जाता है फ्रेंड्स, वो किया जाता है कि डिंब का निर्माण भी होता है, और
प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो भी यहाँ पर निर्माण करता है कौन? अंडाशय करता है। और एस्ट्रोजन का जो स्राव है वो भी यहाँ पर होता है। यानी कि ये तीनों की तीनों सही है। अंडाशय के कार्य पूछे हैं तो तीनों सही हैं। जब तीनों सही तो नीचे मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊपर युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक थे तो इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 31। 31 पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से क्या समझेंगे हम, कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल है। तो देखो इमली में अम्ल की बात कर रही है, हो सकता है अगली बार ये कह दे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और अलग अलग चीजें पूछ ले। तो इस वजह से आपको रेडी रहना है। तो एक बार आपको क्या करना है कि जिसमें जो भी अम्ल पाए जाते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर राइट आपको बता देता हूँ। इसका राइट है टार्टरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ यहाँ पर कि ऑप्शन जो सी है लैक्टिक अम्ल की बात करी जा रही है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है यहाँ पर कह रहा है कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं, यानी कि जो कोलीफॉर्म है वो हैं क्या। तो देखो बहुत से लोगों ने पहली बार इसका नाम ही सुना होगा कोलीफॉर्म का, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि जब हमारी जो जो आहार नाल होती है हमारी, जिस पर खाना इकट्ठा होता है, तो वो उसमें क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया होते हैं जो अनपचे खाना को भी पचा देते हैं। यानी कि जो खाना नहीं पच पाता है, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसको भी ये लोग डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये अच्छे बैक्टीरिया माने जाते हैं हम सभी प्राणियों के लिए, और हम सबके अंदर होते हैं पेट में। आप ये मत सोचिए कि अरे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया अच्छे वाले होते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन पे। अगला है 33 नंबर है, कह रहा है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। यानी कि जो नई संसद बनी हुई है भारत में, वो उसके जो वास्तुकार हैं, मेन जो डिजाइनर हैं, वो कौन रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स रहे हैं पद्मश्री विमल पटेल, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको आप नोट करके जरूर रख लें। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप आसानी से ले सके, केवल मैं इसको टिक कर देता हूं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 नंबर। और 34 नंबर क्वेश्चन पे क्या जा रहा है, कह रहा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, यानी कि जब केवल संविधान सभा की बात हो रही है, उसके जो सदस्य हैं उनके चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। यानी कि जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो उसमें से जो हमारी आबादी है उसमें वयस्क लोग जो थे उनका कितना प्रतिशत था इस बार। तो ये था 10 से 15%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगले साल आपको पता है लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रिपीट होने के चांसेस इस क्वेश्चन के ज़्यादा बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 35 नंबर। और इसमें कहा जा रहा है 35 में कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो ट्रांसजेंडर को दर्जा दिया है ओबीसी का, और इसी 2023 की बात हो रही है, तो कौन से राज्य ने दिया है। तो ये दिया है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त कौन है, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आज का 36 नंबर। और 36 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को ये मान लो कि कह रहा है कि इब्न बतूता जो है वो किस देश से थे। तो ये बताना है। राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स मोरक्को, ऑप्शन बी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है जो एग्जामिनर है, वो ये कह सकता है कि इब्न बतूता जो आया था वो किसके कार्यकाल के समय आया था, किसके शासनकाल के समय आया था, ये क्वेश्चन अलग बन सकता है। तो आपको कहना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है। ऐसे भी याद रखना है। और हो सकता है डायरेक्ट यही पूछ ले कि इनमें से कौन सा इन इब्न बतूता का किस देश संबंध है, जो कि पूछ लिया है मोरक्को, ठीक है। ऐसे भी याद रखो। अगला देखो 37 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो केबल स्टे पुल, देखो जब कभी भी सेंटेंस में पहला वर्ड आ जाता है तो अपने आप में ही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप याद रख लेना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो भारत में पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो है कहाँ पर, यह है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है कि भारत का पहला, देखो यहाँ पर भी पहला आ गया। मैंने क्या बोला कि जो पहला वर्ड होता है या प्रथम होता है वो अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कह रहा है कि पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित कराया जाएगा, यानी कि अब वहां पर अर्धचालक बनेंगे और कौन से राज्य में बनेंगे, तो ये बनेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर गुजरात में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग चैनल देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो करते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो आलस कर जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे हमें एक हौसला मिलता है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। और 39 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। यानी कि जब 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कराया था, तो उसके पीछे जो प्रयास करे थे वो कौन थे, कौन किनका हाथ था, किनका रोल था, तो ये था फ्रेंड्स इरवन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आज का 40 नंबर। और 40 नंबर क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ऐसे, अरे कहाँ गया वो। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो यहाँ पर जो सदस्य फ्रेंड्स भारत भी है, इजराइल भी है और संयुक्त राज्य अमीरात भी है, जबकि यहाँ पर एक और है इसके अलावा जो कि है यहाँ पर अमेरिका। ठीक है, तो ये भी इसका सदस्य है, अमेरिका भी। तो ये चार देश जो हैं I2U2 ग्रुपिंग का एक सदस्य हैं। तो ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, ए बी सी, तीनों सही हैं। तो जब तीनों सही हैं तो हम ये बोलते हैं उपरयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, आज की वीडियोस को यहीं तक रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट आएगा उसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, यानी कि 40 तक हो चुके हैं, 41 से हम अगले पार्ट में इसको लेते हैं, ताकि आपकी जो आपको बोरिंग भी ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं या इसका आने वाला पार्ट भी आप देखना चाहेंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखा होगा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कई सारे क्वेश्चन आए थे, जैसे इसी को देख लो, कह रहा है कि 1917 में चंपारण, तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। तो ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, एक दो तीन तीन पार्ट हमने लिए हैं इसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से। तो आप वहां पर क्लिक करिए, डायरेक्ट वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगी। तो अगर आप तीनों पार्ट देख लेते हैं तो आपके 95% जो क्वेश्चन है वहां से कवर हो जाएंगे। तो नए हैं चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को आप शुरू करिए और जोरदारी से शुरू करिए और सुचारू रूप से चलाइए। जो भी समस्या है आपकी, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो मैं आपके साथ हूं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आप रिप्लाई देने की आप में से पूरी पूरी कोशिश करता हूं। आपको पता भी होगा, आप सब जो भी पूछते हैं मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूं, भले ही एक दिन बाद दूं, लेकिन रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।